नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नए दशक का पहला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में करेंगी पेश। राज्यसभा में भी रखी जाएगी बजट की प्रति। राज्यसभा टीवी पर दिन भर विशेष प्रसारण। आम बजट में रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की गति तेज करने पर होगा जोर। किसानों, युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान की उम्मीद। बजट में रेलवे की चालू स्कीमों को मिल सकती है रफ्तार। आयकर से जुड़ी घोषणाओं पर भी सबकी नजर। अगले वित्त वर्ष के दौरान 6 से 6.5% के बीच रह सकती है आर्थिक विकास दर। आर्थिक सर्वेक्षण में उद्यमिता और जमीनी स्तर पर धन सृजन पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति का खाका किया तैयार। संसद से बजट के अनुमोदन से पहले अनुदान मांगों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, बाद में रिपोर्ट देने से सरकार को समितियों की सिफारिशों पर विचार करने का नहीं मिलता पर्याप्त अवसर। कोरोना वायरस से पीड़ित चीन के वुहान शहर से 324 भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। भारत सरकार ने मास्क और कपड़ों समेत निजी सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों के निर्यात पर अगले आदेश तक लगाई रोक। चीन में इस वायरस से अब तक 258 मौतें। नए दशक का पहला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश किया जाएगा और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथ में, जिसे हम कहें, बजट की पोटली लिए हुए और कुछ ही देर में इस पोटली में से बजट हमारे सामने बाहर आएगा, हम सबके सामने होगा। आम बजट 2020-21 और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा और नए दशक का ये पहला आम बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी और इस समय हम देख रहे हैं वित्त मंत्री रवाना होते हुए। साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री आज दूसरा आम बजट पेश करने जा रही हैं। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद इसकी प्रति राज्यसभा में भी रखी जाएगी और आम बजट में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था की गति तेज करने पर जोर होगा। उद्योग के लिए सरकार पहले ही बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। निवेश आकर्षित करने के इरादे से नियमों को उदार बनाने के प्रस्तावों का भी ऐलान हो सकता है। किसानों और युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है और बजट पेश करने से पहले जो परंपरा रही है, जो रवायत रही है, उसे निभा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए फिलहाल इसे ले जाया जा रहा है और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। रवीन शोरान हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद हैं। रवीन, हम तस्वीरें देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर निकल चुके हैं और बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी। थोड़ा सा आप हमें समझाएं फिलहाल अभी आगे किस तरह से काम होगा 11 बजे बजट पेश होने से पहले।
के नेतृत्व में और अनुराग ठाकुर एमओएस जो फाइनेंस हैं वो लोग यहाँ पर अपना आखिरी टच जो बजट को दिया था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी। करीब आधा घंटा उन्होंने यहाँ पर वित्त मंत्रालय में गुजारा है। उसके बाद यहाँ से राष्ट्रपति भवन जो कि बिल्कुल बगल में है वहां पर वो चले गए हैं और राष्ट्रपति जी को एक कॉपी बजट की है जो वो सौंपी जाएगी और बजट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बजट की वही कॉपी बजट को लेकर के वो अप्रूवल देगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसके बाद 11 बजे बजट भाषण जो है वो होगा और उसमें बजट की जो अहम जानकारियां हैं वो जनता के साथ साझी की जाएंगी। तो इसका अभी इंतजार है कि उस बजट में क्या क्या खास बातें होंगी। सब तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवीण, फिलहाल आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर रवाना हो चुके हैं। कुछ ही पलों में वो राष्ट्रपति से मिलेंगे। 11 बजे आज आम बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये 2020-21 का बजट है और नए दशक का ये पहला बजट जिसमें कई तरह की उम्मीदें हैं। इससे पहले कल हमने देखा आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान 6 से 6.5% के बीच रह सकते आर्थिक विकास दर, ये बात सामने आई है और उद्यमिता और जमीनी स्तर पर धन सृजन पर जोर देने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह का खाका ये बजट हमारे सामने पेश करने वाला है। और इस समय हम सीधा चलेंगे संसद भवन परिसर, जहां हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, बजट सत्र और आज सबकी निगाहें आम बजट 2020-21 पर। हम जानते हैं कि सरकार पहले ही काफ़ी बड़ा लक्ष्य तय कर चुकी है। अगर हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें तो ऐसे में बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, चुनौतियां भी बड़ी हैं। किस तरह के बजट की उम्मीद है? देखिए प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है किसी तरह के बजट में कि आम लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए और आम लोगों की जेब में किस तरह से कुछ पैसे डाले जाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह होती है भारत जैसे देश के लिए कि किस तरह से जो युवाओं का बढ़ती हुई संख्या है उस संख्या को किस तरह से रोजगार में शामिल किया जाए। तो ये 3 लक्ष्य मुझे लगता है कि इस बजट की भी रहेगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों थोड़े से रिसेशन का दौर एक चला, आर्थिक थोड़ी सी गिरावट जैसी दिखी, तो इस बजट में निश्चित तौर पे इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा किस तरह से इस गिरावट को कम किया जाए। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरावट का एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होता है कि जो कंज्यूमर है, जो जिसको उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरी जो बड़ी बात होती है कि जो उद्योग, हमारे उद्योग धंधे, जो हमारा देश माना जाता है कि 2 तरह के उद्योग धंधे में लगा हुआ है, एक तो है कि छोटे और लघु उद्योग है और दूसरा है कि बड़े उद्योग हैं। बड़े उद्योगों में सरकारी कंपनियां भी हैं और निजी कंपनियां भी हैं। तो इन दोनों तरह के जो उद्योग हैं, इन दोनों तरह के उद्योगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपने यहाँ देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, देश के अंदर सामान बनाना शुरू करें और उसमें और तेजी लाएं और एक बड़े वर्ग को उससे रोजगार मिल सकता है। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, स्किल्ड हैं और इवन अनस्किल्ड को भी इससे रोजगार मिलता है। तो यह भी एक बजट का एक बड़ा केंद्र बिंदु होगा मुझे लगता है। और जिस तरह से कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया और उसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, उसमें जो एक इशारा है, और मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, मतलब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, घरेलू प्रोडक्ट आप खरीदें। तो मुझे लगता है कि इस बजट में जो घरेलू उत्पादन बढ़ाने की जो बात है इस पर भी चर्चा होगी या इस बजट में कुछ प्रावधान होंगे। और अभी थोड़ी देर बाद जब राष्ट्रपति के यहाँ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी संसद भवन में, तकरीबन 10 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और मेरे पीछे जो आप देख रही है इसके उस तरफ जो बड़ा कमरा है वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है बजट के पहले। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को एक प्रारूप बताया जाता है, उसकी खास बातें बताई जाती हैं और उसके बाद बजट 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बहुत एक्साइटेड
एक्साइटमेंट का ये दिन होता है, क्योंकि न सिर्फ आम लोगों की निगाहें होती हैं बल्कि जो प्रतिद्वंदी दल हैं उनकी भी निगाहें इस बजट पे होती है। उसके अलावा जो विदेश के जो लोग हैं, पूरे दुनिया के जो मार्केट को देखने वाले लोग हैं, उनकी निगाहें होती हैं, दुनिया की सरकारों की निगाहें होती हैं कि किस तरह का बजट आए ताकि उनके लिए भी इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल करने का कुछ मौका मिले। तो यह एक बजट ऐसा, भारत जो कि देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खुला बाजार है और इस बाजार पे सबकी निगाहें रहती है। इसलिए इस बजट से मैं कहूँ कि देश से लेकर विदेश तक, मोहल्ले से लेकर दुनिया तक सबकी निगाहें लगी हुई हैं प्रीति। और 11 बजे जैसे ही बजट भाषण की शुरुआत होगी, आप देखें कि पूरे देश में सड़कें सुनी हो जाती हैं, सभी लोगों की निगाहें टीवी सेट पे लग जाती हैं, कोई रेडियो पे, कोई मोबाइल पे स्कैन करता रहेगा कि क्या क्या बजट में आ रहा है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बजट के अंदर क्या क्या आया है हमारे आपके लिए, सबके लिए प्रीति। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश। और एक अगर हम इससे जुड़े अलग अलग पहलुओं की बात करें तो तमाम रोचक जानकारियां भी हम साथ देते चलते हैं। अखिलेश की बजट बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी ऐसी रवायतें हैं जो निभाई जाती हैं। आज हम देख रहे हैं एक बार फिर कि बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंची हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि इसके बाद कैबिनेट की बैठक होनी है जो कि संसद भवन के अंदर ही होनी है। ये थोड़ी बारीकी अगर हमें समझाएं कि परंपरा क्या होती है बजट पेश करने से पहले। देखिए, बजट पेश करने के पहले काफ़ी पहले से जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के कुछ जो कर्मचारी होते हैं वे किस तरीके से कहीं क्वारंटाइन कर दिए जाते हैं। वो बाहर नहीं जाते, अपने घर भी नहीं जाते, वित्त मंत्रालय के अंदर ही उन्हें खाना और सारे इंतजाम उनके रहने के लिए किए जाते हैं। वित्त मंत्री तो आती जाती हैं, लेकिन कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं जो बजट की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वे नॉर्थ ब्लॉक में ही हैं और जब 11 बजे बजट पेश किया जाएगा उसके बाद वे नॉर्थ ब्लॉक से बाहर निकलेंगे। तो यह एक बड़ी अद्भुत परंपरा होती है। उसके अलावा थोड़ी सी मैं एक परंपरा और बताऊं कि जो प्रसार भारती है और जिसमें कि राज्यसभा का भी दफ्तर शामिल है, प्रसार भारती के कार्यालय में भी कुछ जो जर्नलिस्ट होते हैं जो बजट के बारे में बताने से जुड़े हुए थे, उनको भी क्वारंटाइन किया जाता है। कल रात से ही हमारे ऑफिस में भी क्वारंटाइन किया गया है। जो हमारे कुछ पत्रकार हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। जैसे ही बजट शुरू होगा वे भी बजट के बारे में बताने में शामिल हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं वो एक हलवा से शुरुआत होती है और उसके बाद आज सुबह वो अपने घर से जब निकलती हैं तो वित्त मंत्रालय के अंदर जाती हैं। वित्त मंत्रालय के अंदर जो एक कहते हैं कि सरसरी निगाह, पूरे जो प्रिंट होके बजट आया है उस पर एक सरसरी निगाह डालती हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद भी हर पन्ने की हर एक चीज़ की जांच की जाती है। इसलिए बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उसे रहते हैं कि कोई भी चीज़ गलत न चला जाए, क्योंकि आंकड़ों की बात होती है और आंकड़ों में अगर एक शून्य भी और एक दशमलव भी अगर गलत हो गया तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे एक दूसरे तरीके का एक समझते हैं कि एक बोझ पड़ सकता है या उसमें दूसरे तरीके के आंकड़े आ सकते हैं। तो इसलिए आखिरी समय तक भी एक एक पन्ना चेक किया जाता है। उसके बाद निर्मला सीतारमण को जो आपने देखा कि एक पोटली या बैग जो लाल रंग का दिया जाता है उसे उन्हें दिया जाता है कि ये फाइनल कॉपी है और राष्ट्रपति को ले जाकर दिखाती हैं और उसके बाद फिर उसे लेकर वो आती हैं यहाँ पे संसद भवन में 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और उस कैबिनेट की बैठक में निर्मला सीतारमण अपना बजट दिखाएंगी अपने कैबिनेट के सदस्यों को, प्रधानमंत्री को, और सारे लोग उसके बाद अप्रूव करेंगे उस बजट को और उस अप्रूवल के बाद फिर 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और लोकसभा में बजट पेश किया जाने के बाद राज्यसभा में भी इस बजट की एक प्रति रखी जाती है। तो इसके बाद आज की जो कार्रवाई है, आज की कार्रवाई पूरी हो जाती है और उसके बाद जैसा कि आप जानती हैं कि पूरा देश लग जाता है बजट की समीक्षा करने में। तो तमाम एहतियात जो आपने बताया किस तरह से जी तमाम एहतियात बरतते हुए कितनी बारीकी से तैयार किया जाता है ये बजट, इसके बारे में तमाम रोचक जानकारी भी अखिलेश आपने दी। आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे और जानकारियां लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अभी जानते हैं कि आम बजट से आखिर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। बजट से यही है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की बात चल रही है उस पर हम यही चाहते हैं कि सरकार उसमें काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म्स एक बार कर दे ताकि आने वाले बहुत सालों तक सब ठीक हो जाए जो इतने सालों से नहीं हो पाया था। जो मिडिल क्लास ट्रेडर्स है उनके लिए लोन बैंक जो है कम से कम रेट पे दे, ये हम बहुत ध्यान लगाए बैठे इस बात।
हम चाहते हैं कि बजट में व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाए। व्यापारियों के जो विषय हैं, टैक्सेशन से संबंधित विषय हैं, व्यापारियों को फाइनेंस नहीं मिलता उसके संबंध में विषय हैं, या और जैसे विषय हैं, उस विषय पर सरकार पॉलिसी अच्छी बना के लाए व्यापारियों के लिए। बजट में इतना ही चाहते हैं। तो सरकार से ये उम्मीद है कि को वो अच्छी स्कीम दे निकाल के कि सारे मजदूरों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो, हमारे देश में रहने वाले सभी लोग का भला हो। मैं तो यही चाहूँगा सरकार से। तो ये चाहते हैं, एक तो जो इनकम टैक्स में जो रिबेट है वो मिलना चाहिए व्यापारियों को एक्स्ट्रा, जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको एक्स्ट्रा रिबेट मिलनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण को पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा के पटल पर रखा। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में देश में व्यापार के लिए माहौल को सरल बनाने और सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने की बात भी शामिल है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.5% के बीच रहेगी। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय ग्रोथ 5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 5% रहने की बात कही गई है। इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है। सर्वे में कहा गया है कि रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसमें नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में विशेषज्ञता के जरिए रोजगार सृजन और विकास की बात भी कही गई है। सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इजाफा हुआ है। सर्वेक्षण में जमीनी स्तर पर परिसंपत्तियों के सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में 1,24,000 नई कंपनियां स्थापित की गई, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या 70,000 थी। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की थीम बाजार सक्षम अर्थव्यवस्था में भरोसा दिया गया है। सर्वे पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब अमेरिकी डॉलर का बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। Look at the business cycle phenomena in India. Typically, if you look at the peaks and the troughs, and you correlate it with what has happened, it seems like we have sort of hit a trough, and therefore there should be an uptick in in growth. मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने कहा कि साल 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में भी गिरावट देखी जा रही है। हम निर्यात पर फोकस करके साल 2025 तक 4 करोड़ नौकरियां और साल 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकते हैं। What the survey has done is looked across 28 states, the different meals that people consume, built taken each component, which is cereals, pulses, vegetables, even the garnishing that happens from turmeric to garlic to others, and really calculated what is the price of a thali that a person would pay across 28 states. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में 130 करोड़ भारतीयों के लिए धन उपार्जन पर जोर दिया गया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में उद्यम, निर्यात, व्यापार सुगमता और अन्य उपायों के जरिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी रणनीति का खाका पेश किया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों की उनके मंत्रालयों से संबद्ध अनुदान मांगों पर रिपोर्ट को बजट के अनुमोदन से पहले ही समय रहते प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने अपने निवास पर बजट सत्र को लेकर कल आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा कि बाद में रिपोर्ट देने से सरकार की समितियों की सिफारिशों पर विचार करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री से भी इस बारे में सभी समितियों के अध्यक्षों से
चर्चा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद इस विषय पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से चर्चा करेंगे। बैठक में उपस्थित नेताओं ने सभापति की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया कि पिछले 2 सत्रों और विमर्श के स्तर और उत्पादकता में मानदंडों और सकारात्मकता को बजट सत्र में भी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लंबी चर्चा में जनहित के सभी मुद्दे उठाने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। उन्होंने नेताओं को सलाह दी कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके दल के सदस्य सदन में चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त तैयारी करके आए और विमर्श को समृद्ध बनाएं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। The budget we have on science has actually not changed at all as a percentage of the gross national product. It has remained about oscillating between 0.7 and 0.8%, or I don't know how many years, decades. For several decades, it has not changed. Of course, the GNP has changed, and therefore, to that extent, the money is also more. But it's nowhere near what the United States, Europe, South Korea, the Chinese, the Japanese spend. Now, if you don't spend that money, you will not be able to get to that league very fast. So I do think that that has to change. कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। कोरोना वायरस की दहशत के बीच चीन के वुहान में फंसे भारतीय लोगों को लेकर एयर इंडिया का पहला विमान आज भारत पहुंचा। इस विमान से 324 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है। इस विमान में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी था, जिसके बाद जरूरी दवाइयां, मास्क, ओवरकोट और पैक किया हुआ भोजन था। एयरपोर्ट पर इन यात्रियों की जांच की जा रही है। विमान में सवार सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इन लोगों को फिलहाल दिल्ली की छावला में आइसोलेशन केंद्र में रखा जाएगा। भारत सरकार ने यात्रियों को कम से कम 2 सप्ताह तक अलग रखने का फैसला किया है और इसी फैसले के तहत चीन से लौटे सभी भारतीयों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बिल्डिंग में रखा जाएगा। The people coming from China can be taken into in an isolation place so that they can be checked properly and they can be monitored, and the ITP doctors are there to actually see them. The ITP will be hosting them. We are expecting that 600 people will be there. Families, women, children will be taken to the Chawla campus. We have made all the arrangements. They are staying, they are fooding, they are lodging. खबर ब्रिटेन से, जहां यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है ब्रिटेन और इस तरह ब्रिटेन ईयू से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच करीब 47 साल तक संबंध रहे। ब्रेक्जिट को लेकर जनमत संग्रह के करीब 3.5 साल बाद ब्रिटेन कल ईयू से अलग हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जॉनसन पिछले साल ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की कवायद को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब उन्होंने इसे देश की नई शुरुआत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। राष्ट्र के नाम जॉनसन ने कहा कि ये बदलाव का पल है। और अब बात करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पिछले कई महीनों से लगी आग की वजह से वातावरण में पारे की मात्रा बढ़ सकती है, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पारा एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है जो पेड़ पौधों में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। पेड़ पौधे जलने पर पारा बाहर निकल आता है और जमीन पर जमा हो जाता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, साथ ही याददाश्त की समस्या भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 150 साल में मनुष्यों ने वातावरण में पारे की मात्रा को 3 गुना कर दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से पारे में बढ़ोतरी हो सकती है, जो चिंता का विषय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय तटरक्षकों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हमारे तटरक्षकों ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति उनकी चिंता भी उल्लेखनीय है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।